अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन पे हमने ब्रीफली बात की थी कि लॉ ऑफ मैस एक्शन असल में हमें क्या बता रहा होता है। उसके अंदर हमने कुछ कांस्टेंट्स भी देखे थे। एक हमारे पास फॉरवर्ड था, एक रिवर्स था, जिसको हमने के सी के बराबर रख दिया था। और के सी हमारे पास किसके बराबर था? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर था। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मैस एक्शन में। अब हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, इसके अंदर हमारे पास एक आई थी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? वो जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती थी? बराबर हो जाती थी, तो हम उसे कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम शो करते थे के सी से, जो किसके बराबर था? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा था। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारे पास, ये कहाँ पे हमें यूज करता है और ये किस लिए हमें किस काम आता है, क्या चीज हमें एक्सप्लेन करता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो आज हमने इसको डिटेल से देखना है कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कौन कौन सी वैल्यूज बताता है, क्या क्या फायदा हो जाता है। तो देखें जी, सबसे पहला इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब देखिए, आपने जो रिएक्शन पढ़े थे, दो किस्म के रिएक्शन पढ़े थे। एक आपके पास था फॉरवर्ड रिएक्शन, एक था बैकवर्ड रिएक्शन, या आप उसे कहते थे रिवर्स रिएक्शन। आप कहते थे कि अगर एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आते हैं? जब दोनों बराबर मिकदार में मौजूद हो, तब जब आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वली हो रहा हो, इक्वल पोजीशन पे जब पहुंच जाता है, तो आपने कहा था हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब आपका जो रिएक्शन हो रहा है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए ये मालूम कर सकते हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बताएगा। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और आपको ये बताएगा एक्सटेंट मीन शिद्दत, कि किस किस्म का रिएक्शन वहां पे हो रहा है। स्लो हो रहा है, फास्ट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या कितनी देर इसको लगेगी। तो ये आपको एक्सटेंट बता देगा रिएक्शन की, कि ये रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, शिद्दत क्या है। तीसरी अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अब आपने मुख्तलिफ फैक्टर्स देखने हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहली हमारी बात क्या थी? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने से पहले हमने देखा कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो हमारे पास किसके बराबर होता है? Kc के। और ये किसके बराबर होता है? हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो पे। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपके पास है, वो रेशियो है आपके पास किस चीज की? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की। तो अब यहाँ पे हमने तीन केसेस एक्सप्लेन करने हैं, जिसके जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। तीन केसेस हो सकते हैं। तो पहला केसेस हमारे पास ये है कि आपके पास रेशियो जो है उसकी अमाउंट कम होगी, किसकी वैल्यू से? Kc से। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यू जो रेशियो की है वो क्या आएगी? लेस देन आएगी। जब लेस देन आएगी तो आप क्या समझेंगे? ये रिएक्शन कहां जा रहा है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब Kc की वैल्यू आपके पास ज्यादा है और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या आई है? कम आई है। इसका मतलब अभी आपका जो रिएक्शन है वो चल रहा है, वो अभी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू आपके पास कम है। इसका मतलब रेशियो की वैल्यू आपके पास कम है Kc की वैल्यू से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। तो आपको ये इंडिकेट
निकाल रहा है कि आपका रिएक्शन किसकी तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन आपके पास चल रहा है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसकी मालूम है, आपके पास कोई भी है 4 है 5 है, 5 ले लें फॉर एग्जांपल। और जब आप रेशियो लेते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो, अब कुछ सोचने वाली बात ये हम कब लेते हैं, तो जब रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं ना, अब स्टार्ट होते ही वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं चला जाता, वो रिएक्शन हो रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है, और फॉरवर्ड कितना जा रहा है, रिवर्स कितना आ रहा है। तो ये जानने के लिए हम इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले रिएक्शन को हम मालूम करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वैल्यू क्या है, जिसके जरिए में ये पता चलता है कि आपके पास प्रोडक्ट कितनी बन गई है, रिएक्टेंट आपके पास इतने हैं। फॉर एग्जांपल 10 आपके पास रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट हुए हैं सिर्फ 4। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि अभी तो रिएक्टेंट पड़ा है, अभी प्रोडक्ट की तरफ इसने आना है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट से आपके कहां पे जाएगा, प्रोडक्ट में जाएंगे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन कहां पे होगा, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये पहला केस। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि रेशियो आपके पास, रेशियो की वैल्यू ज्यादा आ जाए, जबकि Kc की वैल्यू आपके पास या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कम आए। इस केस में क्या होगा, देखिए रेशियो की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। और जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो वो प्रोडक्ट किसकी तरफ जाना स्टार्ट होगी, इक्विलिब्रियम में जाना है ना। तो प्रोडक्ट से किसकी तरफ आना शुरू हो गया, वो रिएक्टेंट की तरफ आना शुरू होगी। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ कोई चीज आए तो हम इसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो आपका रिएक्शन किसकी तरफ मूव कर रहा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, मतलब रिवर्सिबल या बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। तो अब आपको सिंपल पता चल गया कि अगर आपको रेशियो बता दी जाए कि Kc की जो रेशियो है वो कम है Kc से, तो आप कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और अगर रेशियो की वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, तो आपके पास रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तीसरा केस हमारे पास ये है कि अगर Kc और रेशियो, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेशियो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो उस केस में आप क्या कहते हैं जी, आपका जो रिएक्शन चल रहा है वो सिस्टम आपका किस में चला गया, इक्विलिब्रियम में चला गया। तो आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने एप्लीकेशन पढ़ ली किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, हालांकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है या फिर इक्विलिब्रियम में जा रहा है। तो हमने पहली एप्लीकेशन की बात की। इसके अंदर एक एग्जांपल कोड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास Kc की वैल्यू दे दी गई है 4, और आपके पास आपने एस्टर बनाना है। एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ये हमने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा था, किसकी मौजूदगी में, जब आप एसिटिक एसिड और एथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं। तो एथेनॉल और आपके पास एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया, तो आपके पास बना एस्टर प्लस वाटर। तो जो चीज बनती है, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे। तो मैंने प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, रिएक्शन नीचे। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको इसके अंदर वैल्यू दी हुई है, एस्टर की वैल्यू है 0.05, वाटर की है 0.04, CH3COOH है आपके पास, एसिटिक एसिड की वैल्यू है 0.025, या एथेनॉल की वैल्यू आपके पास 0.32। तो अब आप इसकी रेशियो लेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट ऊपर रखा, रिएक्टेंट को नीचे, इनकी वैल्यू पुट किया आपने। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर है 2.50, जबकि Kc की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4। तो इसका मतलब रेशियो जो आपने ली उसकी वैल्यू है 2.50, कम है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। Kc की वैल्यू ज्यादा है ना, 4 ज्यादा, 2.50 कम। तो इसका मतलब रेशियो की वैल्यू कम आई और Kc की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं यहां पे लिख दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन है किसकी निस्बत, देन रेशियो की निस्बत। तो अब आप बता सकते हैं कि जब Kc की वैल्यू ज्यादा हो
रेशो से, तो उस टाइम आपका रिएक्शन किस तरफ जा रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहा होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका रिएक्शन कहां पे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमें एक एग्जांपल के जरिए भी पता चल गया कि हम किसी भी एग्जांपल को बोल्ड करके आप उसकी रेशो लें, अगर रेशो की वैल्यू कम आ रही है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू से, तो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे ऐसी एग्जांपल होती जिसके अंदर आपके पास रेशो की वैल्यू 5 आ जाती या 5.5 आ जाती, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास Kc की वैल्यू छोटी है किसकी निस्बत, रेशो की निस्बत, और इस केस में आपके पास डायरेक्शन किस तरफ जा रही होती है, रिवर्स जा रही होती है। और अगर Kc की वैल्यू और जो आपने रेशो दी की या कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी वैल्यू सेम आ गई, तो आप कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात हो गई कि हम किस तरीके से डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये हमें शिद्दत बताएगी कि रिएक्शन हमारा कितना हो चुका है, कितना होना है। अब इसके अंदर कहता है कि अगर Kc की वैल्यू आपके पास लार्ज है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ज्यादा है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, या फिर कुछ ही देर में कंप्लीट होने वाला है। तो Kc की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि Kc की वैल्यू उस टाइम ज्यादा होगी जब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे होंगे। तो प्रोडक्ट जब ज्यादा बनेगा तो जाहिर बात है आपके पास रिएक्टेंट सारे फॉरवर्ड में चले गए। इसका मतलब जब रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट में चले गए तो आपके पास रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पहली बात। दूसरा केस ये है कि Kc की वैल्यू अगर आपके पास आती है स्मॉल, तो आपको क्या पता चलता है कि रिएक्शन कैसे चल रहा है, तो आप कह सकते हैं रिएक्शन आपका किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप कह देंगे जी अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, ठीक है जी। और अगर Kc की वैल्यू आपके पास वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब कि आपके पास रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। तो रिएक्शन स्लो होने की वजह से स्लोली जो सेल ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहा है। तो दो केस आ गए। अगर आपके पास Kc की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन स्लो है। इसके बाद अगर वेरी स्मॉल है Kc की वैल्यू, तो इसका मतलब आपका जो रिएक्टेंट है वो बहुत स्लोली जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो रिएक्शन आपका स्लो होगा। इस केस में हमने दो एग्जांपल कोट किए हैं इन दो बात को समझने के लिए। देखिए अगर मेरे पास ओजोन मॉलिक्यूल है जो क्या अनस्टेबल होता है, ओजोन का एक मैंने मॉलिक्यूल लिया जो अनस्टेबल होता है, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है, तो फौरन टूट के क्या बना देते हैं जी, आपके पास ऑक्सीजन बना देते हैं, और ऑक्सीजन आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। देखिए दो ओजोन के मॉलिक्यूल टूट के उन्होंने क्या बना दिया, तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना दिए। इस दौरान इसकी Kc की वैल्यू आपके पास क्या है, 10⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। दूसरे केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये मिलके हमारे पास डिकम्पोज होके हमारे पास क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। और इस केस में हमारे पास Kc की वैल्यू 10⁻13 आ रही है, और कितना टेम्परेचर लग रहा है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा है। तो इसका मतलब कि आपके पास ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा, वेरी स्लो रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास Kc की वैल्यू भी कम आएगी। इसका मतलब फॉरवर्ड से अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेंगे वो इजीली नहीं बनेंगे क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल को जब आपने तोड़ना हो तो वो बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट की तरफ जाता है, जबकि इस केस में अनस्टेबल है लेकिन फौरन चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली तौर पे प्रोडक्ट बना देगा आपके पास। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन होगा।
रिएक्शन होगा जहाँ पे यहाँ पे आपके पास वेरी स्लो रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता दिया कि एक्सटेंट क्या होता है, कि हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका या कितनी देर में होगा। इसके बाद तीसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कंडीशन और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर दो टर्म्स है आपके पास, एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको समझिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास क्या है, Kc की वैल्यू, ये जो हमने ये लिखी हुई है, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जबकि जो ये रेशियो है आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुराद ये है कि अगर आपका रिएक्शन चल रहा है, जब वो आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आप उसे कहेंगे कि जी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास Kc। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होते ही आपका इक्विलिब्रियम में तो नहीं चला जाता। अब रिएक्शन हो रहा है और आपने मालूम करना है, जैसा कि हमने देखा था कि पीछे यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर कि हमने मालूम करना है कि प्रोडक्ट कितना बन चुका है और रिएक्शन कितना बन चुका है। तो आप इस केस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो लेते हैं। तो इस रेशियो को असल में आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि इक्विलिब्रियम में पहुंचने में कितनी देर है। इसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा ना कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा चुका है और कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। तो इसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए कितनी देर लगाएगा आपका जो रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है कि इक्विलिब्रियम आ गया है या आने वाला है या कितनी देर है। जबकि Kc आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वैल्यू, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है याद रखिएगा ये टेंपरेचर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर टेंपरेचर इफेक्ट करता है, बाकी और कोई चीज इफेक्ट नहीं करती। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन दो डिफरेंट आपके पास एंटिटीज हैं, टर्म्स हैं। Kc जो है आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी एक पार्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर, याद रखिएगा Kc की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है जब आपके पास एक पार्टिकुलर टेंपरेचर होता है। दूसरी बात आ गई आपके पास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अभी मैंने आपको बताया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट की जो रेशियो होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिस्क्राइब द, वो आपको बताती है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आपके पास इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको बताती है रेशियो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। और इसके बाद आपके पास ये चेंज हो सकती है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपने चेंज करनी है तो ये चेंज हो सकती है किस किस तरीके से, कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी तो आपके पास क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब सारे का सारा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में जा चुका था, ठीक है। अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट में और आपने नंबर ऑफ मोल ऐड करना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब मजीद अब फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा किसकी तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। पहले प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा था। इसका मतलब कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, अब आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर जब है तो आपने उसके अंदर किसी भी चीज को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप मालूम करते हो, ये चेंज हो जाती है किसके साथ, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो, उसके बाद दूसरी टर्म है हमारे पास टेंपरेचर अगर चेंज करें हम, या फिर प्रेशर चेंज करें, या फिर वॉल्यूम चेंज करें, तो इसके जरिए हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन Kc की वैल्यू जो है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट करता है, ना इसके ऊपर कंसंट्रेशन, ना वॉल्यूम, और ना आपके पास वॉल्यूम प्रेशर, हाँ जी, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन देखी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।